हेलो एवरीवन। मैं हूं भावेश वाशने, आपका मैथमेटिक्स टीचर और कोच। आज हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं 2021 का जो पेपर आया था एनालिसिस का, जिसमें 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के थे। उस पेपर को आज हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व करते समय मैं आपको इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा और क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। कहीं कोई मिसप्रिंट है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन कई बार इस तरह के आते हैं जिनमें के आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होता है। जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते आप समझ में आता है कि ये रिजल्ट पूछा गया था, और वो सवाल इतना लंबा होता है कि उसका सॉल्यूशन आप वहां पर करके नहीं देख सकते। तो क्या हमारा इंटेलिजेंट गेस्चर होगा? इंटेलिजेंटली हमें ये सोचना चाहिए कि इस रिजल्ट को हम क्रैम कर लें। तो ऐसे भी कई सवाल हैं, इस पेपर में कई सवाल इस तरह के आए हैं जिसमें कि आपको रिजल्ट को क्रैम कर लेना चाहिए था। तो इस तरह का एक हम अपना मनोदृष्टि बना के चलें कि पेपर हमें किस तरह से तैयार करना है। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होते हैं एमसीक्यू टाइप, जिसमें आप केवल टिक करते चले जाइए, विद इन सेकेंड्स उनके आंसर आप टिक कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको एक एक मिनट के दौरान पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज जो डिस्कशन हो रहा है इसमें ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का जो पेपर आया उसके बारे में बात है। तो ये उन्हीं लोगों को ज्यादा बेनिफिट करेगा जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर का पेपर देने वाले हैं। तो इसमें आपका जो पेपर होता है ये 65 नंबर का पेपर है बीएससी वालों के लिए, और बीए वालों के लिए ये 33 नंबर का पेपर है। और मार्क्स का वेटेज अगर बात करें, 100 क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं, तो 0.65 मार्क्स का एक क्वेश्चन बीएससी के लिए होगा और 0.33 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बीए वालों के लिए होगा। टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वैसे पेपर आपका इस तरह का रहता है कि 2 घंटे से पहले ही खत्म हो जाता है। आप थोड़ा सा अगर टाइम खराब नहीं करेंगे, मिसमैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपकी कोई दिक्कत इस पेपर में आने वाली नहीं है। ठीक है, पेपर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनालिसिस का पेपर है। इसमें देखिए, एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस दोनों के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक पार्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, एक पार्ट रियल एनालिसिस का है। ऑल्दो 50-50 का टारगेट रहना चाहिए, लेकिन एग्जाम में बंधा हुआ नहीं रहता है। पेपर में क्वेश्चन आपके ऐसा नहीं है कि एनालिसिस से 50 आएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर से 50 आएंगे, मतलब वेरी कर सकता है। देखिए, नल सेट फाई इज, नल सेट का मतलब है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी जिसमें कुछ भी नहीं है। जिस चीज में कुछ भी नहीं है वो बाउंडेड कही जाएगी। बाउंडेड है वो। बाउंडेड का मतलब उसको बाउंड करने वाला कोई रियल नंबर है क्या? अगर मान लीजिए मैं कहूं फाइव सेट में क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है, तो हर एक रियल नंबर लाइन पर मौजूद हर एक रियल नंबर उसका अपर बाउंड है और हर एक रियल नंबर उसका लोअर बाउंड है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसके बाउंडेड होने की। जब इसके बाउंडेड होने की बात करेंगे तो ठीक है, ये सेट हमारा बाउंडेड है। ऑप्शन इसका क्लोज हो जाता है, बाउंडेड। अनबाउंडेड भी नहीं है, बोथ एंड भी वाली बात गलत, नन ऑफ वाली बात गलत। नल सेट की बात कर रहे हैं, फाई है, ये बाउंडेड जरूर है, लेकिन इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे कि फाई का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। बाउंडेड क्लेवरली हमने लगा दिया, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चन हर बार ये थोड़ा लौट के आएगा। फाई का सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। सुप्रीमम, आप देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूं सारे रियल नंबर्स इसके अपर बाउंड है और सारे रियल नंबर्स के लोअर बाउंड है, तो अगर अपर बाउंड में आपको लीस्ट अपर बाउंड ढूंढना है तो यू विल गो थ्रू टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी तक पहुंचेंगे। अगर आपसे मैं कहूं सारे रियल नंबर इसके लोअर बाउंड है, तो आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड चाहिएगा इन्फीमम के लिए, तो आप प्लस इंफिनिटी तक जाएंगे। यानी इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी इसके सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये सेट बाउंडेड होते हुए भी एक ऐसा सेट है जिसका कोई सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a set which contains all the limit points of a set as contained in R is called। एक सेट जिसके पास एक सेट जिसके सारे लिमिट पॉइंट जिस सेट में आते हैं, एक ऐसा सेट जो किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर ले, ऐसा सेट, यानी सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस इज द डिराइव्ड सेट ऑफ एस। ये डेफिनेशन है डिराइव्ड सेट की, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट एस, एक ऐसा सेट जो सेट एस के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन कर लेगा, दैट इज द डिराइव्ड सेट ऑफ एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी। अब ये देखिए डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर ऑलवेज एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड मैनी इरेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरेशनल हर दो रियल नंबर्स के बीच में आ जाते हैं। ये है डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। दिस इज दिस डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ये बताती है कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होते हैं, रादर वी से इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं।
किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में, यानी वो दोनों रियल नंबर्स कितने भी क्लोज क्यों ना आ जाए, कितने भी क्लोज क्यों ना आ जाए, हाउ सो एवर स्मॉल डिस्टेंस हो जाए उनके बीच का, तब भी उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर, और उन इनफाइनाइट रियल नंबर्स में इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इररेशनल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्लोज हो जाता है। लेकिन जरा बात करेंगे आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के बारे में भी, हॉर्स्ट्रॉफ प्रॉपर्टी के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी भी आगे चल के आपके क्वेश्चंस में अराइज हो सकती हैं। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के लिए ये आर्किमिडीज का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, 2,500 साल पहले की बात हो गई है। जैसे मान लीजिए ए और बी दो रियल नंबर हैं, ठीक है, इसमें बी को पॉजिटिव मानिए और ए कोई भी रियल नंबर है, और एन ले लीजिए कोई भी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। आर्किमिडीज ने पॉजिटिव इंटीजर का नाम यूज किया है, आप इसमें लीजिए एनी नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, तो बी हमारा पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, ए कोई भी रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब आप एन इंटू बी को देखो, बी ए से हमेशा बड़ा हो जाएगा, एन इंटू बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर फॉर ऑल ए contained in R, for all B contained in R plus positive real number, there exists some n contained in n such that nb is greater than A. This is all of Archimedean property. ये Archimedean property है। Hausdorff property क्या कहती है? Hausdorff property कहती है कि आपके पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, अलग अलग, ठीक है, तो उनके लिए हमेशा दो डिसजॉइंट नेबरहुड्स एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर हो, उनके लिए दो डिसजॉइंट नेबरहुड हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज हॉर्स्ट्रॉफ प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखनी चाहिए, कोई सी प्रॉपर्टी कभी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू बाउंडेडनेस। बाउंडेडनेस के साथ साथ हम देखें तो कौन कौन सेट कंप्लीट की डेफिनेशन में डाला जा सकता है, कंप्लीटनेस है बाउंडेडनेस का हिस्सा। कंप्लीटनेस की बात करें, अगर मैं किसी सेट एस को कह रहा हूं कंप्लीट है, तो इसका मतलब उसके जितने भी सबसेट्स हैं, ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, जितने सबसेट बना सकते बनाइए उनके, उन सबका सुप्रीमम एस में लाई करना चाहिए, देन एस इज कंप्लीट। तो इस लिहाज से देखें तो आर और जेड दोनों कंप्लीट हैं। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्यों कंप्लीट क्यों नहीं है? वी कैन स्टेट एन एग्जांपल, एस, एस में आप एक्स लीजिए, कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, और इस पॉजिटिव रैशनल नंबर के लिए आने के लिए मैं एक्स को कहूंगा ये 0 से बड़ा, डेफिनेटली जो पॉजिटिव इससे बड़ा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की बात करेंगे 2 से छोटा हो जाए, तो ऐसे में कैपिटल एस एक ऐसा सेट है जिसका सुप्रीमम अगर आप लेते हैं तो वो एक इररेशनल नंबर आएगा जो कि इस सेट में कंटेन नहीं होगा क्यू में। सो क्यू इज नॉट कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ बाउंडेडनेस। जेड और आर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज, काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का मतलब है वो सेट जो 1-1 ऑन टू मैपिंग रखता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, यानी जिसकी काउंटिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं और वो अनवरत चलती रहे या खत्म हो जाए। जैसे हर एक फाइनाइट सेट एक काउंटेबल सेट है, लेकिन इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल सेट होते हैं। इनफाइनाइट सेट जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एक काउंटेबल सेट है, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर वो एक काउंटेबल सेट है। इनफाइनाइट सेट्स भी काउंटेबल होते हैं, आर काउंटेबल नहीं होता, आर की बात नहीं करेंगे, आर काउंटेबल नहीं होता। तो काउंटेबल का मतलब है एक ऐसा सेट जो 1-1 ऑन टू मैपिंग रखता है सभी नेचुरल नंबर्स के साथ, नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ। सो आवर ऑप्शन इज द काउंटेबल सेट। क्या पीछे वाले में ऑप्शन लगा दिया था मैंने? हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं लगाया था, इसका लगा देते हैं, और थर्ड में लगा दिया, थर्ड में लगा दिया, ओके। फिफ्थ, नाउ इट इज सिक्स्थ। इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में, इस चैप्टर के बारे में या इनसे जुड़े हुए और भी चैप्टर्स जो हम कर रहे हैं उनके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी लेनी है तो हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको जो है इस चैप्टर में जोड़ देंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें समझने में कोई कमी रह जाती है, तो इसका पूरा डिटेल लेक्चर आप कर सकते हैं। आपको नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लिंक दिया जाएगा और उसको आप फॉलो करके आप हमारी एप्लीकेशन पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ऑल एक्स वाई कंटेंट इन आर विच इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? ये तीनों ही ट्रू है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ वाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार ये यूज हुई है। मॉडुलस के फंक्शंस में कई जगह इस्तेमाल होती है, लिमिट्स की थ्योरम्स में इस्तेमाल होती है। ये प्रॉपर्टी एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। और मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई, दिस इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मॉडुलस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इनटू मॉडुलस वाई, ये भी वेल नोन प्रॉपर्टी, हमेशा होल्ड होगी।
तो इसका मतलब सभी इसके ऑप्शंस करेक्ट हैं, सो वी विल ट्राई टू मूव डी। क्वेश्चन नंबर 7, द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट 1 plus -1 to the power n upon n is a natural number is। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख के देखो, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने से कोई वैल्यू आती है तो आप समझ लीजिए वो लिमिट पॉइंट बन जाएगा। जैसे n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूं, -1 की पावर n को भूल जाऊं मैं थोड़ी देर के लिए, -1 की पावर n को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करते 1 बचेगा, तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है, 100% लिमिट पॉइंट है। कोई कहे जी -1 की पावर में क्या करेंगे, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, तो एक काम कीजिए n को एक बार इवन ले लीजिए। अगर n को इवन लेते हैं, n की 2m कर लोगे, n की 2m कर लिया, यहां 2m आ गया, अब m को इन्फिनिटी रख दो तो 1 आ रहा है लिमिट पॉइंट। आपने एक बार n को ऑड कर दिया, मान ली 2m + 1 रख लिया, तो ऊपर तो -n आ जाएगा, यहां पर फिर 2m + 1 आएगा, और जैसे आप m को इन्फिनिटी रखेंगे फिर से 1 आएगा, तो 1 इज द ओनली लिमिट पॉइंट। ये भी पूछ सकता था आपसे कि बताइए इसके लिमिट पॉइंट कौन कौन से हैं, तो 0 और 1 दे देता, 1 और -1 दे देता, केवल कहता 1, तो आपको ध्यान रखना है इसका केवल और केवल एक ही लिमिट पॉइंट है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ R आर नॉट नेबरहुड्स ऑफ 3। नेबरहुड के बारे में ध्यान रखना, अगर कोई पॉइंट किसी सेट के अंदर नहीं है तो वो सेट उस पॉइंट का नेबरहुड नहीं हो सकता। सबसे पहली शर्त है कि वो पॉइंट उस सेट का मेंबर होना चाहिए, और इस वाले सवाल में आप देखिए 3 की बात कर रहा है, तो 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं है, आर नॉट, तो ठीक है मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने देखा इसमें 3 नहीं आ रहा, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा, किसी और ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई और सवाल आता है तो उसमें क्या देखना चाहिए, मान लीजिए इसमें भी 3 दिया दे रखा होता, तो फिर मैं ये देखता कि जो सेट इस 3 का नेबरहुड बनेगा उस सेट के अंदर एक ओपन इंटरवल और आ जाए, एक ओपन इंटरवल आ जाए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो, ठीक है। यानी जैसे अब ये सेट देखिए आपका 2 to 4 है, 3 इसके अंदर आ रहा है, तो 3 को कंटेन करने वाला एक छोटा सा इंटरवल इसमें दिखा दो, आराम से आ जाएगा, तो ऐसे में ये सेट उस 3 का नेबरहुड हो जाएगा। और अगर कोई ओपन इंटरवल है तो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम चीजें मिला के चलें तो किसी भी तरफ से आ जाए आंसर आ जाता है, तो यहां पर ये डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट 1/n। 1/n सेट का सुप्रीम इन्फीमम कह रहे हैं, देखिए ये सेट में जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाओगे तो क्या होगा, सेट बढ़ेगा घटेगा, मान बढ़ेंगे घटेंगे, ये मान घटते चले जाएंगे, और घटते घटते कहां तक पहुंच रहे हैं, टुवर्ड्स 0। 0 कभी नहीं आएगा, 0 तो तब आएगा जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखोगे, और n नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स में इन्फिनिटी नहीं होता है। बड़े से बड़ा नंबर रखते चले जाइए, इन्फिनिटी की केवल कल्पना की जाती है, इन्फिनिटी जैसा कोई भी नंबर कहीं नहीं होता। मैथमेटिक्स ही कहता है कि इन्फिनिटी कहीं नहीं होता। तो यहां पर 1/n टाइप के जितने नंबर्स हैं, ये सब जब नंबर लिखेंगे आप इसकी सेट रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में रखते हुए 1 1/2 1/3 वैल्यू घटती चली जा रही है, तो इसका जब मान घटता चला जा रहा है, तो जहां पर सबसे छोटा मान टेंड करेगा, जहां टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे वो इन्फीम देगा, और सुप्रीमम सबसे बड़ा मान होगा, जैसे आपने n = 1 करा तो 1 इसका सुप्रीमम और इन्फीमम इसका 0। सो वी से दैट बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एवरी रियल नंबर x देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर n सच दैट। कह रहे एक कोई भी रियल नंबर x ले लें आप, तो एक यूनिक इंटीजर n ऐसा होगा जो इनके बीच में कहीं फंस जाएगा। देखिए एक तरफ x आ रहा है, x - 1 आ रहा है, x + 1 आ रहा है, दिए हुए नंबर, तो आप ये देखें अगर x कोई भी रियल नंबर है उसमें से x में से 1 घटाएं या 1 बढ़ाएं, एक ही रियल नंबर आ सकता है, लेकिन एक ही तरफ करना होगा। तो आप देखिए यहां पर x - 1 और x के बीच में n कहा, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि x में से आपने एक घटाया तो जो भी आपका नंबर है, जैसे आपने 2.5 कंसिडर किया तो 2.1 घटाया आपने तो 1.5 आ गया, तो 1.5 और 2.5 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर आ पाएगा। तो ऐसे में या पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, यूनिक इंटीजर की बात करें, तो ये ऑप्शन सी आपका इस समय करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, फॉर ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप मतलब क्लास 9 का स्टूडेंट भी लगा सकता है। एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है और जेड एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है, जेड कोई रियल नंबर है कि एक्स लेस देन वाई है और जेड नेगेटिव है। अगर एक्स वाई से छोटा है, ठीक है, और जेड नेगेटिव है, और आपने जेड की मल्टीप्लाई करी है, देखिए दोनों तरफ इन तीनों ऑप्शन को देखो, जो जेड की मल्टीप्लाई करी तो एक्स जेड अब बड़ा हो जाएगा
YZ से। क्यों? क्योंकि Z नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू से जब भी किसी इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है, कीप इन माइंड। तो ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीक्वेंस से क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होते हैं। देखिए क्वेश्चंस का जो पेपर का सेट है, 4 सेट यूनिवर्सिटी बनाती है, लेकिन उनमें कोई सवाल में अंतर नहीं होता है, बस सवाल जो उठा के एक जगह से काट के दूसरे रख दिए जाते हैं जिससे वो चीटिंग ना हो पाए। तो बाकी और कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन पेपर अगर आपका 2021 का आपके पास है तो यही पेपर है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं बस। सीक्वेंस Sn इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस का मतलब ही है जो डाइवर्जेंट ना हो, कन्वर्जेंट ना हो। जो सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है वो ऑसिलेटरी है। 3 से अलग कोई रिजल्ट होता नहीं है, या तो कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, ऑसिलेटरी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ इसका? सीक्वेंस Sn इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस इफ इट इज नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में कह रहे हैं लिमिट ऑफ Sn इज इक्वल टू L1, लिमिट ऑफ Stn इज इक्वल टू L2, देन लिमिट ऑफ SnTn इज L1 L2। लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स। ध्यान रखिए, बहुत सारे रिजल्ट बोले ऐसे हैं, आप केवल टिक करते चले जाओ। एक एक लाइन के आंसर्स हैं, अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है ना ठीक से, आप इसके 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही लगा जाओगे, फेल तो कोई हो नहीं सकता। नंबर की बात करो, 75% आते हैं कि 90% आते हैं कि 100 आते हैं? लास्ट ईयर जिन्होंने पेपर किया है सॉल्व, मेरे अपने स्टूडेंट्स के 7 स्टूडेंट्स हैं, इनके 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं। हाँ जी, सीक्वेंस Sn वेयर Sn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 कन्वर्जेस टू Sn अपॉन Sn इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। इसके लिमिट एंड टेंसिटी ले लो, लिमिट एंड टेंसिटी लेते ही ये 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा, और लिमिट लगाते ही 1 रह जाएगा। इसका ऑप्शन 1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। क्या सीक्वेंस दी है 2 - 2 2 - 2 2 - 2 एंड सो ऑन, और कह रहे हैं बताइए बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है, अनबाउंडेड है। देखिए बाउंडेड अनबाउंडेड में से एक ही हो सकता है कोई, ठीक है? तो 100% बाउंडेड है, क्योंकि इसका अगर आप रेंज सेट लेते हैं उसमें 2 एलिमेंट तो आ रहे हैं, 2 और -2, तो बाउंडेड ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा खतरा है, डी ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ए और बी दोनों आ रहे हैं, ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी भी है, क्योंकि यहां पर ऑसिलेशन हो रहा है। इसकी 2 सब सीक्वेंस ऐसी बना सकते हैं जो अलग वैल्यू पर कन्वर्ज कर रही हैं। अगर किसी सीक्वेंस की 2 सब सीक्वेंसेस अलग अलग वैल्यू पर कन्वर्ज कर जाएं तो वो सीक्वेंस ऑसिलेटरी होती है। तो ये आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। Sn इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n का क्यूब टू द पावर 1 अपॉन n, देन लिमिट ऑफ Sn इज इक्वल टू। इसके लिए आपको जो यूज करना है थ्योरम, अगर आप देखिए इसमें Sn लेके चल रहे हैं तो इतने पार्ट को आप Sn प्लस 1 अपॉन Sn से सॉल्व कीजिए, Sn प्लस 1 अपॉन Sn, और इसको un मान लेता हूं मैं। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसे। un आपने ले लिया फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n का क्यूब, ठीक है जी, और un प्लस 1 अपॉन un प्लस 1 अपॉन un लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 3n प्लस 3 फैक्टोरियल, और अपॉन में फैक्टोरियल n प्लस 1 का क्यूब, ठीक है जी, और नीचे अब ये पलट जाएगा un वाला, ये तो un प्लस 1 हुआ हमारा, और un करेंगे तो फैक्टोरियल 3n नीचे जाएगा, और फैक्टोरियल n का क्यूब जाएगा ऊपर। और अब आप एक काम कीजिए, फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, कितनी बार 3n प्लस 3 3n प्लस 2 3n प्लस 1, फैक्टोरियल 3 कटेगा, n प्लस 1 बाहर निकालो तो ये बनेगा 3n प्लस 3, लिमिट बाद में लगाते हैं हमेशा, 3n प्लस 2 3n प्लस 1, और जहां आपको इंटेलिजेंट गेस्चर आ जाए वहां चेक करो, आंसर आपका आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 3n, फैक्टोरियल n का क्यूब, ऑब्जेक्टिव में केवल हिंट लिया जाता है, n प्लस 1 इसका क्यूब, और फैक्टोरियल n का क्यूब, और फैक्टोरियल 3n कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 कटेगा, फैक्टोरियल n का क्यूब कटेगा, ठीक है जी, और इसमें से देखो n बाहर निकालोगे n का क्यूब, इनमें से n n n बाहर निकाले n का क्यूब कटेगा, और जैसे लिमिट लगाओगे n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 3 3 3 नीचे सब 1 बन जाएंगे। तो लिमिट अगर आपने लगा दी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 अपॉन un, तो ये आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 27 आ जाएगा, और यही होगी लिमिट un टू द पावर 1 अपॉन n, जिसकी तलाश थी हमें, यही तो है ये un जो आपने माना है, ये थ्योरम है, ये दोनों लिमिट बराबर होती है, थ्योरम है।
अगर इसको ध्यान करें, ये आपका कुछ रेशियो टेस्ट जैसा हो गया है, ये रूट टेस्ट जैसा हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं कह सकते क्योंकि वो दोनों टेस्ट सीरीज में होते हैं, इनफाइनाइट सीरीज में। तो यहां पर ऑप्शन जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 27। कितनी देर लगी इसमें? मुश्किल से 1 मिनट। तो भाई इसमें एक तो मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व कराया तो 1 मिनट लग गया होगा, अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस आपको ध्यान हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट लगाइए, कौन पूछने आ रहा है, आप सॉल्विंग करने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, शॉर्ट सॉल्विंग है तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? कह रहे हैं एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंस। ये तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है भाई, इसको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा करेक्ट है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, अगेन ए थ्योरम, हमेशा बाउंडेड होता है कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो बाउंडेड है ये। द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, यस द लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज यूनिक, ता लगा दिया, यूनिक है। द सीक्वेंस -1 टू द पावर n इज कन्वर्जेंट, ये नहीं है साहब, ये तो एक ऐसा ऐतिहासिक एग्जाम्पल है जिसको हमने नहीं तो 100 बार 100 तरह से इसको इस्तेमाल किया है। अगर आप हमारे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें कम से कम इसको 50 से 100 के बीच में मैंने इसको इस्तेमाल किया है, अलग जगह इस्तेमाल होता है ये एग्जाम्पल। -1 की पावर n कन्वर्जेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये ऑसिलेटरी है, क्योंकि इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे -1 + 1 -1 + 1 ऐसे आते चले जाएंगे और ये सीक्वेंस ऑसिलेटरी आती है। तो जो ट्रू नहीं है वो डी है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। 2/1, 3/2 का स्क्वायर, 4/3³ एंड सो ऑन, इतना आ रहा है। ये जरा इसको एसएन लेना, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर ये कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट्स है, तो यहां पर आपने एसएन लेट किया n+1/n होल टू द पावर n, ठीक है जी। और इसमें से जब आप n बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 1 + 1/n की पावर n। तो यानी अगर आपने ले ली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, ये वैल्यू एक्सपोनेंशियल e हो जाएगी। फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + x/n टू द पावर n, e की पावर x होता है, तो ऐसे में ये वैल्यू e हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताना कि कैसा समझ में आया। लिमिट ऑफ Sn e हो गया, लिमिट ऑफ Sn अगर e है तो कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, देयरफॉर बाय Cauchy's second theorem on limits, Cauchy's second theorem on limits, limit s1 s2 and so on Sn whole raised to the power 1/n is also e। और आप देखिए s1 s2 Sn e तो बनेगा, s1 रखो इसके अंदर, 1 रखो, 2/1 2 रखो, 3/2 एंड सो ऑन, तो ये आपका ई आ जाता है। तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 19, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2 की पावर 1/2, 3 1/3 एंड सो ऑन, अपॉन में n आ रहा है। ये कॉशीज फर्स्ट थ्योरम लिमिट्स है। इसमें आप एक काम करें, Sn ले लीजिए n टू द पावर 1/n, और आप देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो आती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है हमेशा, ये 1 आती है, लिमिट ऑफ Sn विल बी 1। तो अगर ये 1 है तो बाय Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट s1 + s2 + s3 प्लस एंड सो ऑन Sn अपॉन n इज इक्वल टू 1 अगेन। तो यहां पर ये वैल्यू n टू 1/n 1, ये 1 आ जाता है। कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट से ये वैल्यू हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहां पर कह रहे हैं सीक्वेंस Sn दे दिया आपको और कह रहे हैं ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, बाउंडेड है, इंक्रीजिंग अनबाउंडेड एंड सो ऑन। तो जरा इसमें आप ये देखें कि जो सीरीज आपको दी गई है यहां पर, ठीक है, फाइनाइट सीरीज लग रही है, जरा इसको बढ़ाओ। यहां पर आगे अगली टर्म जो लिखोगे Sn+1 लिखोगे तो फैक्टोरियल n और आ जाएगा, Sn+2 लिखोगे तो फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो आप बढ़ाते चले जाओ, इसे बढ़ाओ अनंत तक, जितना बढ़ा सकते हो, तो भी ये एक्सपोनेंशियल ई को एक्सीड तो नहीं कर पाएगा। एक्सपोनेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सपेंशन 1 + 1/(1) 1 + 1/(2) 2 + 1/(3) एंड सो ऑन। तो यहां पर ये एक्सपोनेंशियल ई को एक्सीड नहीं कर सकता और 100% ये इंक्रीज भी कर रहा है। S1 की वैल्यू 2 है, जरा S2 की वैल्यू देखो तो 1/(2) तक जाओगे, 2.5 तो यही हो गया, इंक्रीज कर रहा है। और बाउंडेड क्यों है? क्योंकि ई की खुद की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, इसलिए ये बाउंडेड भी है और इंक्रीज भी कर रहा है।
इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू, एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज ए क्लोज इंटरवल, इन ए क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इन दैट इंटरवल। कोई भी कंटीन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल में होगा, बाउंडेड होगा उस इंटरवल में। कंटीन्यूअस है तो बाउंडेड होगा ही होगा। एवरी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन इंटरवल इज कंटीन्यूअस ऑन आई। एवरी यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन, ये भी करेक्ट है। fx इक्वल टू एक्स क्यूब इज यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2 to 2। पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, अगर वो क्लोज इंटरवल में कंटीन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस होता है। तो देखो यहां पर fx इक्वल टू एक्स क्यूब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा सभी जगह कंटीन्यूअस होता है, और यहां पर आपको क्लोज इंटरवल दिया हुआ है इसलिए यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस भी हो जाएगा। इट मींस ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। क्वेश्चन 22, for r integrability of a bounded function f on closed interval ab we have, फंक्शन के रीमन इंटीग्रेबल होने की कंडीशन, लोअर रीमन इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर रीमन इंटीग्रल। लोअर और अपर दोनों रीमन इंटीग्रल इक्वल होने चाहिए, वही सी कंडीशन है। तो आपका ये है अपर रीमन इंटीग्रल, ये है लोअर रीमन इंटीग्रल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ f is continuous on closed interval ab then which of the following is true? कौन सा ट्रू है? अगर कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस होता है तो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होता है, और रीमन इंटीग्रल होता है तो बी भी करेक्ट हो गया। और देखो ये लोअर अपर रीमन इंटीग्रल इक्वल कर रखे हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इफ f be the function defined on closed interval 0 to 1 by fx दिया आपको 0 और 1 रैशनल होने पर, जब भी कभी fx इस तरह से आपको दिया जाए जिसमें एक वैल्यू रैशनल के लिए एक वैल्यू इरेशनल के लिए स्टेबल कर दें, उस समय फंक्शन कभी भी रीमन इंटीग्रेबल नहीं हो सकता, जिसे इंटीग्रेबल नहीं हो सकता। तो f इज नॉट रीमन इंटीग्रेबल। और अगर कोई कहे जी इनके लोअर और अपर इंटीग्रल्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो लोअर अपर रीमन इंटीग्रल वैल्यू निकाल सकते हैं, वो वैल्यू एक 0 आएगी एक 1 आएगी। लोअर इंटीग्रल वैल्यू 0 आती है, अपर की वैल्यू 1 आती है। नेक्स्ट 25, the integral 1 to infinity dx upon root x is convergent, may or may not be convergent, divergent, none of these। इसके लिए सॉल्व कर लो इसे। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 अंडर रूट एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो 2 ऊपर गया। लिमिट्स लगाओ 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 2 इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी यानी डाइवर्जेंट, वेरी सिंपल। तो दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बाकी जब इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो टेस्ट भी मालूम होने चाहिए आपको, कंपैरिजन टेस्ट है, म्यू टेस्ट है, एबल्स टेस्ट है, डिस्टेंस टेस्ट है, वो सारे टेस्ट मालूम होने चाहिए, क्वेश्चन पर जरूर आते हैं। विच इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शन, फंक्शन दिया है आपको ए बी टू आर, ए बी से आर में जा रहा है, ये डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया। तो कह रहे हैं एफ इज कंटेंट इन आर ऑफ ए बी, इट इंप्लाइज एफ स्क्वायर इज कंटेंट आर ऑफ ए बी, ये भी थ्योरम है। अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है तो एफ स्क्वायर भी रीमन इंटीग्रेबल है, ठीक है, एफ और एफ स्क्वायर दोनों रीमन इंटीग्रेबल होंगे, तो यहां पर ये रीमन इंटीग्रल एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी देन एफ इज कंटेंट आर ऑफ ए बी, एफ अगर कंटिन्यूअस है तो एफ रीमन इंटीग्रेबल भी होगा, ये भी करेक्ट। एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी देन एफ इज कंटेंट आर ऑफ ए बी, ये भी करेक्ट, मोनोटोनिक होने पर फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाता है। मॉडुलस एफ कंटेंट आर ऑफ ए बी, मॉडुलस एफ कंटेंट आर ऑफ ए बी देन एफ इज कंटेंट आर ऑफ ए बी, ये नहीं है, क्योंकि मॉडुलस एफ के अगर इंटीग्रल होने की बात करें रीमन इंटीग्रल, एफ का रीमन इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप इसमें एफ ले लेते हैं एफ एक्स, आप एक वैल्यू ले लो 1, एक ले लो -1, 1 ले लो जब x एक रैशनल नंबर है, और जब x रैशनल नंबर नहीं है तो -1, तो आप समझ सकते हैं इसमें जब भी आप निकालेंगे f वो इंटीग्रेबल नहीं आएगा, रीमन इंटीग्रल नहीं आएगा, लेकिन मॉडुलस लेते ही दोनों वैल्यू 1 हो जाएंगी, 100% इंटीग्रल हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, यहां पर दिया था इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx, ये आप बीएससी फर्स्ट ईयर से देखते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को। ये आपका बीटा फंक्शन है, बीटा फंक्शन कब कन्वर्जेंट होता है, जब m और n दोनों पॉजिटिव हो, ये तो सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 28, a to b fx dx converges and phi x is bounded and monotonic when x is between a and b, then the integral a to b fx and phi x dx is converges। कौन सा टेस्ट है ये एबल्स टेस्ट है भाई, एबल्स टेस्ट जिन्होंने पढ़ा उनको पता है, ये एबल्स टेस्ट का पूरे स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद 29, फॉर द इंटीग्रल dx अपॉन 1 plus x square which is correct, divergent, convergent, divergent, values of the integral is pi a and b, none of these। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x
ठीक है, और क्योंकि इवन फंक्शन है इसको डबल कर लो, लिमिट्स ले लो 0 टू इंफिनिटी। ठीक है जी, 10 वर्स इंफिनिटी पाई बाई 2, तो ये रह गया पाई 2 इंटू पाई बाई 2 पाई। तो पाई इसकी वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज पाई। डाइवर्जेंट तो हो नहीं सकता, बोथ एंड भी नहीं हो सकता, बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। यहां पर जो इंटीग्रल दिया हुआ है बड़ा वेल नोन इंटीग्रल है, कह रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट है कि एबल टेस्ट से कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट तो मान रहा है, एक में कह रहा है कि एबल टेस्ट से डाइवर्जेंट है। तो जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं उनको पता है एबल टेस्ट कभी भी डाइवर्जेंट नहीं देता। एबल टेस्ट केवल और केवल कन्वर्जेंट की बात करता है, साइलेंट रहता है डाइवर्जेंट के बारे में। लेकिन हाँ, एबल टेस्ट अगर फेल हो जाए तो ये नहीं कह सकते कि इंटीग्रल डाइवर्जेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। एबल टेस्ट से कन्वर्जेंट आता है ये श्योर है, लेकिन अगर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो हो सकता है एबल टेस्ट वहां पर फेल हो जाए, लगे ही ना। ठीक है, फेल होने की बात नहीं करें, लगे ही ना। तो यहां पर आ जाइए, इस पार्ट को ना, इतने पार्ट को आप देखिए, इतने पार्ट को cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको तो हम कंपैरिजन टेस्ट से भी प्रूव करते हैं, ये एक कन्वर्जेंट इंटीग्रल है, ये कन्वर्जेंट इंटीग्रल है। ठीक है, और ये वाला इंटीग्रल, सॉरी ये इक्वल माइनस एक्स, ये बाउंडेड फंक्शन है। तो जस्ट जस्ट अभी जो हमने पीछे देखा था ये एबल टेस्ट था, सॉरी ये वाला, यहां पर फाई एक्स बाउंडेड होना चाहिए और एफ एक्स जो है कन्वर्जेंट होना चाहिए, इसी की हेल्प ले लेते हैं। तो आप देखिए यहां पर जो इंटीग्रल ये वाला आएगा ए टू इंफिनिटी, ये कन्वर्जेंट है और ये बाउंडेड फंक्शन है, तो एबल्स टेस्ट से ये एबल टेस्ट का काम करेगा, एबल टेस्ट से इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। आई थिंक गेटिंग माई पॉइंट, बता देना कमेंट करके परेशानी हो तो। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट z1 एंड मेकिंग एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस। ये अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आ गए हम, एक पॉइंट z1 से पास हो रहा है लाइन और एक एंगल बना रहा है अल्फा विद द रियल एक्सिस। तो ये जो आपकी लाइन है ना, किस तरह की होती है, कुछ आप इसको लीजिए, एंगल अल्फा और पासिंग थ्रू पॉइंट z1। एक तो ये बात जरूरी नहीं है ऑरिजिन से होकर के जाए लाइन, ये कोई भी लाइन हो सकती है। तो एंगल अल्फा मेंटेन कर रही है ये फ्रॉम एक्स एक्सिस, और कोई पॉइंट z1 है जिससे ये पास हो रही है। तो ये जो लाइन है ये आपकी z इज इक्वल टू z1 प्लस आर ई टू द पावर आइटा अल्फा, इसमें r जो है एक पैरामीटर के फॉर्म में लिया जाता है, और ये इसकी क्वेश्चन है, याद रखनी चाहिए। इसको हम डेवलप भी करते हैं, निकाल भी सकते हैं, यहां से 2 पॉइंट ले लीजिए इसमें, और उससे z एक पॉइंट और ले लेंगे, z को लेकर के z माइनस z1 निकाल सकते हैं, इजीली ये कंप्यूट हो जाता है। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, और अगर यही लाइन ऑरिजिन से पास हो रही हो तो फिर ये क्वेश्चन आएगी, क्योंकि z1 जीरो हो जाएगा उस केस में। ठीक है ना, अगर इसमें कहता भाई मेकिंग एंगल अल्फा, z1 जो है ऑरिजिन हो जाता, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द रियल एक्सिस, देन दिस इज द आंसर। लेकिन इसमें पॉइंट z1 है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन 32, एम्पलीट्यूड ऑफ 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, 1 और -1, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ -1 एक्चुअली, तो -1 को तो आप +1 कर लेंगे, मॉडुलस लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 अपॉन 1, और मॉड लेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई बाई 4, और पाई बाई 4, और क्वाड्रेंट कौन सा है ये, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, दिस इज द क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहां पर तो आपको -π4 लेना पड़ेगा, तो -π4 हो जाएगा, π4 का उल्टा लेंगे उल्टी डायरेक्शन में, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है इट विल बी -π4, और ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी है। लेक्चर्स में जरूर ध्यान से देख लेना, जो लोग इसको रिवाइज करना चाहे रिवाइज कीजिए, और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत आते हैं। इफ z1 z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन यहां पर ये पैरेललोग्राम लॉ है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर, एक डायगोनल ये होता है z1 प्लस z2, दूसरा डायगोनल होता है z1 माइनस z2 पैरेललोग्राम के अंदर, और ये जो है साइड्स के मॉडुलस के स्क्वायर्स हैं, ये आपका पैरेललोग्राम, एक डायगोनल ये हो गया z1 प्लस z2, और z1 क्या है, z1 इसका fx है इस पॉइंट का, z2 इस पॉइंट का fx है, ठीक है, और दूसरा डायगोनल ये वाला जिसको हम ज्यादातर शो नहीं करते हैं, ये z1 माइनस z2 हुआ करता है। तो जब इनके मॉड लेंगे तो इनकी लेंथ आ गई, तो z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर, वो आप कर लीजिए डबल ऑफ साइड्स स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। नेक्स्ट 34, द इक्वेशन z-1
और z प्लस आइटा के मॉड लिए हुए हैं, ये इक्वल हैं, कोई ये लाइन रिप्रेजेंट होती है, कह रहे हैं किस तरह की लाइन है, सर्किल रिप्रेजेंट होता है तो किस तरह सर्किल है, तो इसके लिए जरा इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 का स्क्वायर, z प्लस आइटा का स्क्वायर, मॉडुलस z स्क्वायर होता है z z बार, तो z माइनस 1 z बार माइनस 1, z प्लस आइटा z बार माइनस आइटा, और इसको कीजिए z z बार, ठीक है, फिर माइनस का z और माइनस का z बार, तो माइनस के z प्लस z बार, कोशिश यही करो जब भी z और z बार आए या तो z प्लस z बार या z माइनस z बार, हर बार ऐसा हो जाता है कि प्लस 1 बराबर z z बार। अब इसमें ये आएगा आइटा z बार और माइनस आइटा z, तो माइनस का आइटा कॉमन लूंगा मैं और z माइनस z बार लिख लूंगा, ठीक है ना, देखो माइनस का आइटा z बन रहा है, प्लस का आइटा z बार आ रहा है, और माइनस का आइटा स्क्वायर प्लस 1, तो भाई एक तो z z बार को काट दो, एक 1 को काट दो, ठीक है, z प्लस z बार, z आपका होगा x प्लस आइटा y, तो z बार हो गया x माइनस आइटा y, दोनों को जोड़ दिया तो 2x, तो माइनस का 2x यहां से आया, ठीक है जी, और z माइनस z बार होता है 2 आइटा y, तो माइनस के आइटा इंटू 2 आइटा y, ठीक है जी, आइटा 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 स्क्वायर माइनस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज द लाइन, तो ये लाइन ऑरिजिन से होके जाती है, इसका स्लोप माइनस 1 है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और आ जाओ फटाफट क्वेश्चन नंबर 35 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, z बार इज इमेजिनरी इफ z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, कह रहे कौन सा ट्रू नहीं है, z माइनस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z, इसमें कई बार कंफ्यूजन सा हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे में क्या है, z को आप लिख लो, तो बहुत सारी चीजें एक ऐसी आती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग को भी अनरेस्ट हो जाता है। अब आप देखो अगर z प्लस z बार करें, z प्लस z बार, तो क्या वो जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा, z प्लस z बार का 2x आ रहा, कैसे जीरो हो जाता है, ये तो गलत हो गया, मॉडुलस z इक्वल टू z बार, ये करेक्ट होता ही है, मॉडुलस z जो है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, और ये भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट आएगा, फिर यहां पर z माइनस z बार कर दें, इसमें से माइनस कर दें तो 2 आइटा y आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 रियल पार्ट ऑफ z कह रहा है, जबकि अगर आप इसे माइनस करते हैं तो ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू आइटा आएगा, जरा इधर देख लें, z माइनस z बार, z माइनस z बार करना जरा, z माइनस z बार करा तो आया 2 आइटा y, 2 आइटा y को जीरो करो, z माइनस z बार को जीरो करने के लिए कह रहा है, जीरो करा, y जीरो हो गया, y जीरो हो गया, यानी कि ये प्योरली रियल हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, z माइनस z बार करो, z माइनस z बार को जीरो करो सीधे सीधे, तो z माइनस z बार करा तो 2 आइटा y आया, 2 आइटा y जीरो, यानी y जीरो, और y जीरो तो यानी z रह गया x, देखो आप zx हो गया और z रियल हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन 36, fz इज इक्वल टू u प्लस आइटा v, u ऑफ xy v ऑफ xy, कह रहे फॉर द फंक्शन दिस कॉशी रीमैन इक्वेशंस आर, ये तो जनरल सपोजिशन है कि जो कॉशी रीमैन इक्वेशन होती है u इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx, कॉशी रीमैन इक्वेशंस, ये तो याद रखिए बहुत यूज होंगी, ux का मतलब डेल u अपॉन डेल x, vy का मतलब डेल v अपॉन डेल y, uy का मतलब डेल u अपॉन डेल y, और vx का मतलब डेल v अपॉन डेल x। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ए फंक्शन व्हिच इज एनालिटिक इज कॉल्ड होलोमॉर्फिक फंक्शन, ये तो रटने वाली चीजें हैं। 38, fz इज इक्वल टू z बार इज नॉन एनालिटिक, क्यों, जरा z बार को खोलना, z बार को लिखो x माइनस आइटा y, क्यों, क्योंकि z हमारा x प्लस आइटा y होता है, x माइनस आइटा y, तो यहां पर ये हो गया u प्लस आइटा v, तो u हो गया x और v हो गया माइनस का y, तो यहां से ux निकालिए 1 आ रहा है, vy निकालो माइनस 1 आ रहा है, ux इज नॉट इक्वल टू vy, Cauchy riemann equations are not satisfied, non-analytic. Next question. A function fz 1 upon z minus 1 z minus 2 is not differentiable at the point. भाई देखो z इक्वल टू 1 रखोगे तो ये डिफरेंशियबल नहीं होगा, z इक्वल टू 2 डिफरेंशियबल नहीं होगा, ये जो लिखने का तरीका है ये सही नहीं है, करली ब्रैकेट में लिखा होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट मान सकते हैं या जो भी आप कहना चाहें, z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2 मेरा आंसर है, तो मैं सी ऑप्शन को इसमें करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, fz इक्वल टू u प्लस आइटा y इज एनालिटिक फंक्शन। अब देखो ये जो सवाल आपको दिया गया है, इस सवाल पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये इसका आंसर आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आंसर क्वेश्चन आपके पास आ जाए, क्वेश्चन 40, इसमें आप देखिए u माइनस वी दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने के लिए या तो u प्लस वी बना लो, पहले यहां से u प्लस वी बना सकते हैं,
या फिर इनके डेरिवेटिव्स निकालिए, ux पहले इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे, ux vx यहां से डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, uy vy आ जाएगा, फिर वहां से प्रॉपर्ली ux और uy को सॉल्व कर सकते हैं, ux को vx को। और अगर फंक्शन एनालिटिक होता है तो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हैं, जो कॉशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड हैं इसको u इक्वल टू vy और uy इक्वल टू माइनस vx आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तो वहां से आपको ux और uy दोनों निकाल लेने चाहिए, या vx और vy दोनों निकाल लेने चाहिए, कोई से भी दो निकाल लीजिए। और उसके बाद में f डैश z का जो फॉर्मूला लेके चलते हैं हम, del u अपॉन del x प्लस आइटा del v अपॉन del x, उससे आप इसको सॉर्ट करके इंटीग्रेट करके मिलने थॉमसन मेथड को यूज करके आप इसे निकाल सकते हैं। बट यू आर सीइंग इट्स ए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस तरह के सवालों में मेरा वही कहना यह है कि अगर आपका टाइम है ठीक है आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है तो क्या है, ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपने पहले से ये पढ़ा हुआ है, आपने सवाल सॉल्व किया हुआ है घर पर अपने, तो 100% एग्जाम में आपको ये याद आ जाएगा कि e की पावर z इसका आंसर है। और नहीं तो सॉल्व करो भाई, इसको एक बार x के लिए डिफरेंशिएट करो, एक बार y के लिए डिफरेंशिएट करो, तो आपके पास क्या होगा, ux vx में uy vy में दो क्वेश्चन आएंगी, और फिर कॉशी रीमान इक्वेशन इस्तेमाल करो, फिर वहां से ux vx या uy vy निकालो, मिलने थॉमसन मेथड लगाओ और इंटीग्रेट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 41, ये भी सवाल रटने वाला है। यहां पर कह रहे हैं del 2 अपॉन del x2 प्लस del 2 अपॉन del y2 और f डैश z के मॉड का स्क्वायर करवा रहे हैं। तो ऐसे में इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, ये ट्वाइस ऑफ f डैश मॉडुलस z के मॉड का स्क्वायर, ये आपका इसका रिजल्ट रहेगा। ध्यान रखेंगे इस आंसर को, ये रटने वाले सवाल हैं, इनको सॉल्व करने गए इट विल टेक ए वेरी वेरी लॉन्ग रूट। क्वेश्चन 42, द सम फंक्शन fz of the power series sigma a is equal to 0 to infinity a n z to the power n represents an analytic function inside the circle of convergence, outside the circle of convergence, on the circle of convergence, it is inside the circle of convergence। डेफिनेशन है ये। अगर आपको सम फंक्शन देखना है तो ये इनसाइड सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है, यहीं से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया करता है। क्वेश्चन 43, हेडमर्ट्स फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज this 1 upon r is equal to limit n tends to infinity supreme of modulus of a n to the power 1 upon n। सुप्रीम भूल जाते हैं हम, डायरेक्ट a n to the 1 upon n लगाते हैं, ये फॉर्मूला काम करता है। 44, ये आ गया रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, ये आपका a n z to the power n, जो फॉर्मूला भी लगाया था आपने, तो ये a n हो गया। यहां पर जो a n है आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन n होल टू द पावर n स्क्वायर, लगाइए इसमें a n की पावर 1 अपॉन n ले लो। अब इसमें तो क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव है तो मॉडुलस लेने की भी जरूरत नहीं है, मॉडुलस की भी कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसमें आप आइए an टू द पावर 1 अपॉन n, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन n और पावर में रह जाएगा n, अपॉन n करते ना n स्क्वायर से एक n कट जाएगा। और जैसे लिमिट ली, लिमिट 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 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 अपॉन e इनवर्स एक्चुअली, तो 1 अपॉन e, और यही होता है आपका 1 अपॉन r, तो r हो गया e, r e, तो ये मेरा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आ जाइए, द पावर सीरीज a n z to the power n is absolutely convergent if the series convergent। ये तो सभी सीरीज पर लागू होती है बात, पावर सीरीज क्या, कोई भी सीरीज हो, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज हो, हर एक पर लागू होती है। तो अगर कोई भी सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होती है तो उसके लिए जो मॉडुलस वाली सीरीज है कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो आंख मींच के लगाओ इस तरह के सवालों को। तो 46, द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, यहां पर देखिए फिर से ए एन, पावर सीरीज देख रहे हैं, तीसरा सवाल आ रहा है ये, तो यहां पर ये आपका ए एन हो गया n रूट 2 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस 2n आइटा, 2n आइटा। और यहां पर अब आप लगाइए रेशियो टेस्ट वाला फॉर्मेट जिसमें हम an प्लस 1 अपॉन an निकालते हैं। तो an प्लस 1 लेंगे, ये बनेगा n प्लस 1 रूट 2 प्लस आइटा अगेन, और नीचे 1 प्लस, यहां पर आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 और आइटा। ठीक है, n थ्रू आउट कॉमन निकालना है, an अपॉन n प्लस 1 अपॉन an करना है और लिमिट वैल्यू निकाल देंगे। तो an प्लस 1 अपॉन an, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये आपका n प्लस 1, लिमिट तो लगाएंगे, इसमें से n कॉमन ले लेते हैं एक बार, n कॉमन लेंगे तो n बाहर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n रूट 2, 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू रूट 2 प्लस आइटा अपॉन n अपॉन, यहां से भी n बाहर निकाला तो 1 अपॉन n इधर मिलेगा, एक n तो कैंसिल कर रहा हूं निकाल करके,
प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन n इंटू आइटा। ध्यान दीजिए, n पूरा कॉमन लेके निकाला है मैंने, तो 1 अपॉन n हो गया, यहां से n बाहर निकाला तो 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन n और आइटा। और ये वाले दोनों, इनका भी जरा n निकाल के बात की जाए तो ये तो उलट जाएगा, तो ये n बाहर निकलेगा 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू आइटा। ठीक है जी, ये 2 इंटू आइटा है, तो 1 प्लस 2 इंटू आइटा और अपॉन में n बाहर निकाला इसमें से, और इसमें से n बाहर निकाला तो √2 और प्लस के आइटा अपॉन n। ठीक है जी, n पूरा निकाल के कैंसिल करके लिखा है मैंने, और n टेंस टू लगाओ तो √2 यहां से बचेगा, 2 आइटा यहां से बचेगा, इधर कर लेते हैं, √2 यहां से बचा, और आइटा अपॉन n ये भी 0, 1 अपॉन n ये भी 0, 2 आइटा इनटू में 2 आइटा अपॉन, यहां से आप लेंगे 1 अपॉन n खत्म, यहां से बचा 2 आइटा, 2 आइटा और यहां से बचा √2, तो सारे कैंसिल करके यह आता 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, रेडियस है, लेंथ है। नेक्स्ट 47, तो फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1 f(x) इक्वल टू दिस, x1 minus x, इट इज रैशनल और इरेशनल। ये x इक्वल टू हाफ पे कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। फंक्शन जो है जब x इक्वल टू हाफ होगा तभी वैल्यूज इसकी ट्रीट हो पाती है, कंटिन्यूअस तभी आता है। ये एक बड़ा वेल नोन क्वेश्चन है, लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, मेनली लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी में बार बार दिखाई देता है क्वेश्चन ये। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 48, द मैपिंग w is equal to fz where fz is an analytic function of z in a region D is conformal at the points of D if f dash z is not equal to 0 inside D। ये तो conformal मैपिंग की डेफिनेशन में ही आता है। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर f dash z is equal to dw upon dz is equal to 0 or infinity are called critical points। This is the definition for critical points। 50, the transformation w is equal to fz az plus b upon cz plus d is bilinear if ad minus bc is not equal to 0। ये है हमारा क्वेश्चन 50। ठीक है,